नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकिशोर। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं नवेला बुलंदबाग टीवी पर। इस खास परिचर्चा में आपके सामने इसलिए उपस्थित होना पड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद देश ही नहीं पूरे विदेश में कोहराम मचा हुआ है। देश के भीतर विपक्ष ही नहीं, तमाम पत्रकार, तमाम अन्य लोग एक उस बयान को गरिमा में नहीं मान रहे और मानते हैं कि उस बयान पर चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से भी मांग की जा रही है। और उस पर जो विदेशी मीडिया कैसे पीछे रह सकता था, वो शुरुआत से जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब से उनकी हर गतिविधि और उनका कुछ भी कहना वो विदेशी मीडिया के लिए एक अच्छी खुराक बना रहा है। तो वो भी खुराक बना हुआ है। तो अभय जी, कुल मिला के ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, प्रधानमंत्री ने जो टोंक की रैली में कहा, उसके बाद अमित शाह ने भी जिस तरीके से मुसलमान घुसपैठिए और मंगलसूत्र उनका जो हक खा जाने वाली बात है, इस तरीके के शब्द काफी चल रहे हैं। आप भी जब सोशल मीडिया पे जैसे ही टाइप करेंगे मंगलसूत्र कर देंगे, मुसलमान कर देंगे, मोदी कर देंगे, तो तुरंत आपके सामने इसी तरीके की स्टोरीज आ जाएंगी। उसमें कांग्रेस के, विपक्ष के तमाम लोग पिले पड़े हुए होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी उस पर आए होंगे। लेकिन मोदी किसी के निशाने पर है। और वैसे मोदी के बचाव के लिए तो क्या आएगा, जब कोई फंस जाता है तो अपनी पार्टी में मोदी अकेले उसके बचाव के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह मामला प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं है? इस बयान को लेकर इस तरीके की चीजें जो कही जा रही है, इसमें आप कितनी सत्यता पाते हैं और आपको लगता है कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे या परिणाम क्या होंगे? और एक जो कहा जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव के बाद जिस तरीके के नतीजों की आशंका हुई है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्टिकल स्प्लिट करने की कोशिश की है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। तो आपको लगता है ये जो तमाम बातें कही जा रही है, इनमें कुछ सत्यता है या आप कुछ और देख रहे हैं? देखिए पहले आपको मैं ये बता दूं कि जैसे जो माहौल चल रहा है, जैसा जैसा कि तमाम पत्रकार हों, अखबार हो, तो ये इनका जो कहना यही है कि जो पहले चरण के चुनाव मतदान में जो प्रतिशत मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम है, करीब-करीब 4% पिछली बार के 2019 से। तो लोगों का ये कहना है कि मतदान कम होने का मतलब है कि बीजेपी जो है पिछड़ रही है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है इस तरह से फिर हिंदू मुसलमान को उतर आए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जो समझ है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इस कारण से वो इस तरह के मुद्दों को लेकर सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कोई भी काम वो है वो भावना में बहकर कुछ नहीं करते। उनकी कोई भी स्ट्रैटेजी के होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच होती है और उसका एक मकसद होता है। तो जो ये मान के चलिए कि जो उन्होंने जो बयान दिया है और इस बयान पे वो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें बल इसलिए मिलता है कि इस बयान को वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तमाम आलोचनाएं चाहे वो देश में हो रही हो चाहे विदेशी मीडिया, जैसा कि आपने कहा, उसके बावजूद भी बांसवाड़ा में उन्होंने कहा, आज टोक की रैली में उन्होंने कहा, कल अलीगढ़ में भी यही चीज़ उन्होंने रिपीट किया कि कांग्रेस पार्टी ऐसा वेल्थ सर्वे लेकर आएगी जिसमें जो भी लोग होंगे उनका सर्वे किया जाएगा कि जिसके पास 2 मकान है उसमें एक लेकर, और चाहे मंगलसूत्र आपने कहा गोल्ड के जरिए जो है भावनात्मक। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये बयान है उसके पीछे मुझे लगता है कि ये उनका एक चुनावी एजेंडा है कि किस तरीके से हमें कहाँ टारगेट किसको करना है, और वो टारगेट एक तरह से मान के चलिए कि वो बिल्कुल निशाने पे लगा है। आज सारे मुद्दे जो हैं बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं और एकमात्र मुद्दा मंगलसूत्र मुसलमान या फिर वो आप कह सकते हैं कि इससे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ गई। तो मुझे यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो बयान है वो सोची समझी रणनीति के तहत हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ जी। कि आपने तो बहुत नज़दीक से मोदी और मोदी क्या अमित शाह और मोदी की जोड़ी जो है इनकी राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है। भाजपा को भी आप बहुत दिनों से कवर किया है। तो अटल जी के ज़माने की राजनीति और मोदी के की जो ये मौजूदा राजनीति है जो 10 सालों में उन्होंने राज्य में जो किया वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जब से वो केंद्र की राजनीति में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बयान सिर्फ़ यूँ ही वो दे देंगे? नहीं, दरअसल अगर कोई ये सोच रहा है तो फिर वो नरेंद्र मोदी को समझ नहीं पाया है। मैं भी ये दावा नहीं कर सकता है कि किसी भी राजनेता को, खासतौर से
नरेंद्र मोदी जैसा अगर व्यक्तित्व हो तो उसको समझ पाना कई बार बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि नरेंद्र मोदी के बारे में एक डायलॉग कहा जाता है, मतलब, और ये विपक्षी भी कहते हैं, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हम जहां से सोचना खत्म करते हैं वो वहां से सोचना शुरू करते हैं। खैर, बात इससे ज्यादा बड़ी है। क्या ये जो राजनीतिक मुद्दा है, जो आपने बात कही कि अटल और अडवाणी, तो देखिए अटल अडवाणी और मोदी और शाह दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वैचारिक अधिष्ठान भले वो हो, लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। ये लोग डिलीवर करने में ज्यादा यकीन करते हैं, जी, मार्ग की शुचिता में उतना नहीं। मेरे जो बेस है, जो जो बेस है, जो रास्ता है, मतलब कुल मिला के, मतलब रास्ता अगर उसके लिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा उनको अपनाना पड़े तो वो अपनाने के लिए तैयार है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी का था कि अगर संकल्प अच्छा है, ध्येय अच्छा है, तो उसका मार्ग भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन उसी पूरी परिपाटी को देखते हुए और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सदाशयता का किस तरीके से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, विपक्ष ने कैसे उनकी शराफत का उस समय मजाक बनाया, ये भी सच्चाई है। बिल्कुल। तो आज अटल जी का नाम जो विपक्ष तमाम ले रहा है, लेकिन उस समय उस अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने क्या किया था, ये मुझे लगता है कि वो भी इतिहास वाली बात है। खैर, मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। जी, जी, बिल्कुल, लेकिन चिमटे वाली हम मुझे याद आ गया जी, अचानक वो। कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी चिमटे छूना से, पसंद नहीं जी, करूंगा। लेकिन यहाँ तो चिमटे की बात जान दीजिए, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आकर धुलकर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करता नजर आते हैं। वो अलग बात है कि उसके राजनीतिक जवाब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम साक्षात्कार में दिए। लेकिन ये जो मसला है, थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। देखिए अभय जी, मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग एक दूसरे से बदसलूकी करें, तो आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा। आप जब अपना मामला ज्योति रावत हमारे सहयोगी उनको बताएंगे, या मैं हमारे जो सहयोगी राहुल ठाकुर है उनको मैं बताऊंगा, राहुल राठौर को बताऊंगा, तो मैं अपना पक्ष बताऊंगा। देखिए अभय जी ने अपनी उम्र का ख्याल नहीं रखा, मर्यादा का बड़ा उल्लंघन कर दिया। आप कहेंगे कि राजकिशोर को मैं वरिष्ठ आदमी मानता था, गहरा आदमी मानता था, उनसे इतनी हल्की बातों की उम्मीद रही। ये आपका अपना पक्ष हो गया, ये हमारा पक्ष हो गया। जरा इस पूरे मसले को थोड़ा देखने और समझने की जरूरत है जी, बारीकी से, क्योंकि राहुल गांधी कौन सी राजनीति कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये बयान आया मेरे सामने, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने भी एक बार सुनने के बाद लगा कि ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल बयान नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ बुलंद भारत टीवी पर। और ये ऐसा लगा कि ये कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद तुरंत नैरेटिव चलना शुरू हुआ कि ये चुनाव में कुछ ये गड़बड़ी हो रही है। ये सवाल मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये मैं भी देख रहा हूँ, जी, तो मैंने कहा कि आप आपसे ये क्योंकि आप बहुत नज़दीक से उनके काम किए, इसलिए मैंने ये सवाल किया था तो आपसे। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है, शमशान कब्रिस्तान की भी हम डिबेट देख चुके हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि वो मुद्दों को, दरअसल प्रधानमंत्री के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा मुद्दा जनता के दिलो दिमाग में जा सकता है, उसको वो लेकर जाते हैं और वो रिस्क लेते हैं, अपनी छवि का भी रिस्क लेते हैं। ये बड़ा रिस्क था। ये जी, बात वो अगर कहलवानी थी उनको तो किसी और से भी कहलवा सकते थे। उनके पास अमित शाह जैसा फायरब्रांड लीडर है, उनके पास योगी आदित्यनाथ जैसा जी, एक फायरब्रांड लीडर है, एक पूरी फौज है, सबसे कहला सकते हैं। लेकिन मोदी जानते थे कि जो वो कह रहे हैं और जैसे कह रहे हैं वो सुना जाता है और उसके मायने होते हैं। और प्रधानमंत्री ने चूंकि ये बात कही है, इसलिए इतनी चर्चा भी हो रही देश विदेश में। और उसके बाद पूरा नैरेटिव, जो बात आपने जी, कही, जी, जी, वो इंपॉर्टेंट है कि सब चीजें उसके इर्द गिर्द होकर रह गई। लेकिन जरा आप समझिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा। मैं मोदी ने जो कहा, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे उसको सुन के अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा इस तरीके की भाषा मेरे देश के प्रधानमंत्री की नहीं होनी चाहिए। लेकिन जरा उसके लिए थोड़ा पहले मुझे जाना पड़ेगा। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? क्या वो, उनको लगता है कि कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत था हुँ, उसको लागू करना चाहते हैं? मतलब आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत नहीं, आपको बराबरी से रहने का हक नहीं, आपको आपकी संख्या के हिसाब से, उस हिसाब से जिसके पास जो पैसा होगा वो लेकर सब में बांट दिया जाएगा, संसाधन बांट दिए जाएंगे। कैसी बचकाना बातें कर रहे हैं आप। जैसे 60 और 70 के दशक में जब भारत की राजनीति इसी में गई थी कि जिसकी जितनी
60 में वो जो जितनी कहावत उन्होंने जितनी कहा था राम मनोहर लोहिया जिसकी ने। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तरीके की हमने बिल्कुल बहुजन बिल्कुल, समाज वो वादी पार्टी। संक्रमण दौर था भारतीय राजनीति के लिए, बहुत उथल पुथल। अच्छा है क्या कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तबका समाज में अगर नीचे है तो उसको ऊपर उठाकर लाना पड़ेगा, ये तो ठीक है, ये किसी भी सरकार की और एक समाज के तौर पे हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आप उसका रास्ता क्या अपनाते हैं, उसका तरीका क्या है। अब आपने जिस तरीके से कहना शुरू किया, और आप उस पार्टी के और उस वंश के लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की जो विचारधारा थी, अभी हम बस्तर गए थे, ये तो नक्सलवाद वाली विचारधारा हो गई, अर्बन नक्सल का जो शब्द इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो इसी विचारधारा के लिए तो किया। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि आपके जो पितामह नाना कह लें या जो कह लें, आपकी जो दादी है उनको कह लें, वो लोग किस तरीके के लोगों से संघर्ष करती रही, और अगर देश के विकास का अगर आप कांग्रेस को योगदान देते हैं तो क्या आप इस विचारधारा के साथ आप दे सकते थे? आप क्या कह रहे हैं कि आप खासतौर से जो अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक का मतलब इस देश में क्या होता है किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। अल्पसंख्यक आयोग का आज तक अध्यक्ष जो है मुसलमान छोड़ के कुछ बनाया नहीं गया है। ये शब्द जो है हिंदू मुसलमान, ये कहने किसने शुरू किए? अब ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ बोला, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एससी एसटी महिला आदिवासी सब कहा था, लेकिन उन्होंने जो एम्फेसाइज किया था खास तौर से मुसलमानों को, इसका क्या मतलब है? जब एक शब्द पर आप फोकस कर रहे हैं तो क्यों भाई, क्यों मुसलमानों को, क्यों नहीं हिंदुओं को, क्यों नहीं दलितों को? आपने क्यों नहीं कहा कि जो हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं, महिला हैं, उनकी जो बात की थी वहां तक ठीक था। उसके बाद आपने जो है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें ये सब किया था आपने, जो एक संविधानेतर सत्ता जो चली हुई थी, पूरा एनजीओ छाप जो पूरा आंदोलन जो वहां से शुरू हुआ था, जिसकी पैदाइश तमाम लोग राजनीति में भी आ गए हैं और जैसी अराजकतावादी बातें कर रहे हैं वो भी देखी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में आया कि ये जिस तरफ चीजें जा रही हैं उसमें राजनीतिक तौर पर निश्चित तौर से कुछ ना कुछ उस पर नुकसान हो सकता है, ये लगा। लेकिन उससे ज्यादा जो एक सोच है, उस सोच को कैसे काउंटर करना है कि ये बात अगर लोगों के दिलो दिमाग में आ गई कि भाई हमारी संख्या इतनी ज्यादा है और उसके बाद भी हमें ये हक नहीं मिल रहा है, तो आपने पहले तो अंबानी अडानी कर करके कारपोरेट घरानों को इस तरीके से कर दिया है कि उनकी तो मॉब लिंचिंग करवा दीजिए आप, जिस तरीके का माहौल इस देश में बना दिया है आपने। अब उसके बाद आप ये चाहते हैं कि अब ये भी हो जाए, तो कुल मिला के जो देश को विकास के पथ पर लेकर जाना है, जो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, मैं फिर कहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो तमाम आर्थिक नीतियां थी वो गुजरात में जिस तरीके से इंप्लीमेंट बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वो राजीव गांधी फाउंडेशन की मैगजीन ने छापा था कि हमारी राज्य सरकारें नहीं कर पा रही है, वो नरेंद्र मोदी ने किया। तो मैं आर्थिक नीतियों में मानता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव के बाद मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी को मैं मानस पुत्र मानता हूं उस विचारधारा का, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, वो एक बिल्कुल अलग पैराडिम शिफ्ट था 91 के बाद। देखने को भी मिला गुजरात में जो चीजें हुई हैं जी, वो देखने को मिला। तो अब मुझे लगता है कि जो ये बयान है, जो लोग इस पे चुनाव आयोग की तमाम धाराओं का उल्लेख करते हुए बात कर रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी में करनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा उसमें करना चाहिए। लेकिन ये जो बिल्कुल विभाजन, पूरा समाज को खंड खंड कर देने की जो पूरी कोशिश चल रही है, भाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ रहे, ये ठीक है, लेकिन हिंदुओं को आप बांटते जाइए और अल्पसंख्यक का नाम लेकर आप एक वोट कंसोलिडेट करिए और ये बताइए यहाँ जातियां बताइए, ये राजनीति तो कर रहा है ना विपक्ष। बिल्कुल, मैं जितनी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन विपक्ष कई बार ऐसा कर रहा है कि इस पर मोदी अपनी पिच पर उनको लाने के लिए करते हैं। ये जायज है नाजायज, ये जो नीति शास्त्र के लोग हैं जो मर्यादा बताते हैं वो लोग ये बात करेंगे, लेकिन वो एक तरफ की मर्यादा बताएंगे, ये एक तरफ सुसी तो डाल डाल में पात पात। बिल्कुल, ये एक राजनीतिक गिमिक उनकी तरफ से खेला गया। और दिक्कत ये कि लगातार इस मुद्दे पर वो बढ़ते चले जा रहे हैं राहुल गांधी। वो जो ये वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को जो प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर समाज के लिए वो बहुत विघ्नकारी है, बहुत अशुभ है और बहुत संकटकारी है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो शायद उनको नहीं कहना चाहिए था, ऐसा मुझे सुनने में लगता है, लेकिन कम से कम वो बात जो पीछे जा रही है उस पर ये चीज बीच में आ रही है। तो चुनाव में नफा नुकसान निश्चित तौर पर उसको तौल के किया है मोदी ने, लेकिन इसके साथ में एक चीज तो है कि कम से कम वो जो नैरेटिव है वो वहां पर कमजोर पड़ता दिख रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी मेरे लिहाज से। और विदेशी मीडिया जिस तरीके से इस मुद्दे को लपक रहा है वो भी तो आप समझिए कि जरा सा भी कुछ होता है, एक लंपट टाइप का
लड़का जिसको पत्रकार भी नहीं कह सकते वो कुछ भी बोल देता है वहां से। वो बताया था कि देश में जो है तानाशाही आ जाती है, ये सारे लेके उड़ चलते हैं, बिल्कुल, है ना। हिंदुस्तान में पूरी और पत्रकारिता उसी के पीछे है। कथ्यों में तर्कों में कोई साम्य नहीं है। कांग्रेस को बतौर पार्टी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने काउंटर किया, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, ये मैं मानता हूं। लेकिन उनकी पार्टी क्या कर रही है, उनके युवराज क्या कर रहे हैं, उनके महाराज क्या कर रहे हैं, उनके नेता क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है मेरे हिसाब से अभय जी। और मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को जब आप 360 डिग्री, जब तक पूरा उसको विहंगम दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक आप न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो विषय है इसको थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। नहीं, ठीक है, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि जो विपक्ष कर रहा है, उसकी अब ये बस मोदी जब भी बात करते हैं तो सीधे उसको मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। जबकि अगर मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि ये जो हिंदुओं में जातियों में बाँटने वाली बात जो है और वो उसको हर रैली में मैक्सिमम रैलियों में मैंने देखा राहुल गांधी के, वो जाति जनगणना के नाम पर यही चीज़ जो है बार-बार कह रहे हैं कि आपके बीच जो है ये सारी चीज़ें जो है सबको बराबर, यानी जो विचारधारा पूरी दुनिया में फेल हो चुकी है, आप उसको भारत में लागू करने की बात कर रहे हैं कि हमारी सत्ता है कि, और उसी बात को प्रधानमंत्री ने उसी बात को उठाने की कोशिश की है। तो आपको क्या लगता है कि जो अब आने वाले जो चुनाव है, चरण है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि 26 अप्रैल को जब दूसरे चरण का मतदान होगा, तो ये बातें तो अब मान के चलिए कि अब ये तो एक मुद्दा चल गया है और ये मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव तक ये शांत रहने वाला है। दरअसल है क्या है जी, मतलब मुझे बताइए कि जो ये बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे याद आता है चुनाव आयोग को लेकर भी बड़ा कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। खड़ा किया जाना चाहिए, वो कार्रवाई कैसे कर रहा है, कहा जा रहा है कि उसको दंतहीन और बिल्कुल मतलब जो है नाखून उसके पुतले कर दिए गए, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन जब मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था तो क्या कार्रवाई हुई थी? और वही जब सोनिया गांधी के लिए मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जब नरेंद्र मोदी ने कहा तो उसी चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की थी? और जिस चुनाव आयुक्त ने ये सब किया था, उस चुनाव आयुक्त को किस तरीके का पारितोषिक मिला था? तो ये जो है ना, मतलब कुल मिला के मतलब बुत हमको कहे नहीं, काफिर, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह की मर्जी है। नहीं, उसके इस पहले तरीके खुल मामला की है। दलाली वाली भी बात हुई थी। उसमें भी खुल की तो उस दलाली समय वाली तो बात थी। आपने देखा ही था। तो फिर उस तो अब ये क्या है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें कई बार ये थोड़ा सा ऐसे जो विषादपूर्ण जो बयान होते हैं वो थोड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन विपक्ष को जो कह रहा है कि हमें रोजगार चाहिए, यहाँ चाहिए, इस पर वो घेरने की बात कर रहा था। लेकिन क्या रोजगार आप इस तरीके से जातियों में समाज को विखंडित करके और आप ये बता के करेंगे कि मतलब ये जो है अल्पसंख्यक हैं, ये मुसलमान हैं, तो आपका पूरा हम देखेंगे और अभय राय की पूरी जो संपत्ति का पूरा वो ब्यौरा निकलवाएंगे? अरे वो तो आईटीआर दे ही रहे हैं अभय राय, जो नहीं दे रहे उसके लिए तो ईडी वीडी को जो ताकत आपने बनाया तो वो अलग बात है, आज की तारीख में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको तो ताकतवर तो आपने बनाया था। ये एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण उठता है कि प्रधानमंत्री, क्या मैक्सिमम लोग कहते हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो आस-पास, जिसको कोठरी कह सकते हैं हम राजनीतिक भाषा में लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल की भाषा में, सीताराम येचुरी हो गए, अभी कन्हैया कुमार जुमे भी कांग्रेस पार्टी में आए हैं, डी राजा भले ही वायनाड में उनकी पत्नी उनके खिलाफ लड़ रही है, लेकिन ये क्या कम्युनिस्ट वाकई ये विचारधारा तो का असर है क्या? आप तो बाहरी की बात करें, उनके जो केसी वेणुगोपाल हैं, जो संगठन मंत्री हैं, जी बिल्कुल, जो राहुल गांधी के बाद सबसे राइट हैंड है, ताकतवर कहते हैं, और राइट हैंड क्या है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी उनके हैंड है। बिल्कुल। वो जो हाँ, चाहते हैं उनके वही हो रहा दिमाग है। को पूरी तरीके से उन्होंने, क्योंकि बिल्कुल देखिए सम्मोहित कर लिया, क्योंकि आपका अपना कोई विचार है ही नहीं। जी। आपके विचार लगातार बदलते रहते हैं, आपको कुछ चीजें रट दी गई है, आपके अंदर एक चिप डाल दी गई है। केसी वेणुगोपाल हो गए, संदीप हो गए, जो साथ में आप देख रहे होंगे, पूरा कन्हैया कुमार को तो बाहर से देखा है, तो जो उनके इर्द गिर्द जो पूरा अगर आप देखेंगे जो उनका इकोसिस्टम है जो पूरा, उसमें सारे वामपंथी विचारधारा के वो फूके हुए कारतूस हैं, जो अपनी विचारधारा को पूरी तरीके से जमींदोज कर चुके हैं। और गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए कि कांग्रेस मुक्त हो जाए, मोदी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी ये जो कोटरी जिसको आप कह रहे हैं, वो निश्चित तौर पे उसको वामपंथी दल बनाकर, और वामपंथी दल से भी मुझे लगता है कि सीपीआई माओवादी बनाकर मानेंगे, जिस तरीके की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि एक इतने बड़े परिवार का बंदा, ये भारतीय जनता पार्टी का इश्यू हो सकता है वंशवाद और तमाम चीजों पे, लेकिन अगर देश
उनको स्वीकार कर रहा था। तो राजनीति में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी तमाम वंशवादियों को अपनी पार्टी में लाना ही पड़ा था। लेकिन राहुल गांधी जब इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लगातार इस तरीके से वो बात करते चले जा रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि समाज का एक बड़ा तबका उसको लगता है अच्छा ये तो बहुत कमा रहा है, इसे छीन के मेरे घर में पैसा आ जाएगा। तो ये जो भाव आप जरा सोचिए कितना खतरनाक है। अब इसको काउंटर करने के लिए जब इस तरीके की बातें जब प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो वो मंगलसूत्र, वो कुछ अब जुमलेबाजी में वो बहुत जी माहिर जी है, और वो जानते हैं कि कौन सी चीज कहां पर कैसे बोलेंगे जो बहुसंख्यक समाज को इमोशन। इमोशंस में करेगी। तो उन्होंने सीधे मंगलसूत्र से जोड़ दिया। अब मंगलसूत्र को लेकर सुप्रिया सेहत की तरफ से बयान आ गया, बहुत हाँ, बहुत कड़ा बयान बड़ा था। कड़ा बयान आ बहुत गया। कड़ा ठीक है, राजनीति में होगा, बयान। लेकिन जनता पे इसका क्या असर होगा? राहुल गांधी ने, मैं फिर इसे लेकर आऊं कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा उस पर चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी भी यही चाहते थे। जी अगर वो ना चाहते होते तो फिर वो दूसरा नैरेटिव सेट करवा देते। वो उसी बात को आगे बढ़ाते चले, और मुझे लगता है कि अभय जी इसको और इंटेंसिफाई करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के हुए शीर्ष नेतृत्व को भी एक चीज समझ में आ चुकी है कि टिकटों के वितरण में कमियां काफी हुई है, अच्छा काफी घालमेल हुआ है। जी तो उसको लेकर शीर्ष नेतृत्व परेशान भी है। लेकिन जीत को लेकर उनको आश्वस्ति है, लेकिन जो नंबर्स को लेकर जो बात है वो ये नहीं चाहते हैं कि वो कम आए तीसरी बार में। इसको क्योंकि आगे लेकर उनके उनके उनको बहुत सारी चीजें उन्होंने जो वायदे किए हैं, तो जब तक मजबूत सरकार नहीं आएगी तब तक वादे पूरे नहीं मजबूत, और फिर वो, मैं फिर कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और दूसरे पॉलिटिशियंस में फर्क ये है। भारतीय जनता पार्टी के, आप यकीन मानिए 2012 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो मैं कहीं बैठा था, डिबेट ही चल रही, तो मैंने लिखा भी था। जी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता, उस समय सबसे बड़े नेताओं में राजनाथ जी होते थे, सुषमा स्वराज जी होती थी, अरुण जेटली होते थे, इस तरीके से वेंकैया, हाँ बिल्कुल वेंकैया बिल्कुल। नायडू होते थे, सब लोग होते थे। तो हमने कहा सब में फर्क क्या है? हमने कहा हर व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, लेकिन नरेंद्र मोदी इतिहास बनाना चाहते हैं, वो इतिहास पुरुष होना चाहते हैं। जी जी और उसके लिए क्या होता है कि सिर्फ पद काफी नहीं होता, वरना पद पर तो हाँ मनमोहन बिल्कुल सिंह बतौर प्रधानमंत्री उनको कोई याद नहीं करता है, बिल्कुल। लेकिन बतौर अर्थशास्त्री उनको लोग याद बस करते हैं, वित्त 91 मंत्री के सेशन, तौर बिल्कुल पे बिल्कुल जो उन्होंने किया। जी तो नरेंद्र मोदी उस तरीके के जो है, एक होता है कि सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक बड़ा उद्देश्य था, सोए हाँ। धीरे धीरे करके उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन पहले तो उन्होंने किया किस तरीके से, प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन अब धीरे धीरे राजनीति का ढर्रा कैसा बदल गया उसका सबसे पहले देख लीजिए कि वाम दल तो हाशिए पे चले गए। कांग्रेस बिल्कुल नगण्य। कांग्रेस अब एक्सट्रीम लेफ्ट होती जा रही है, ममता एक्सट्रीम लेफ्ट होती जा बिल्कुल रही है। बिल्कुल तो कुल मिला के राजनीति उस तरफ चली। अच्छा, लेफ्ट को भी इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो मुफ्त खाद्यान्न बांटा जा रहा है। उनके जो वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, चाहे मतलब उनको खाते में पैसा आना हो, चाहे वो किसानों को सब्सिडी देनी हो या उनके वो खाते सारी में चीजें पैसा इन आना हो, लोगों ने तो मकान देना हो, शौचालय देना हो, रसोई बिल्कुल गैस देना हो, तो कुल मिला के जिन मुद्दों को लेकर बढ़ सकते तो दिक्कत क्या थी? अब ये राहुल गांधी ने ये नैरेटिव शुरू किया। तो राहुल गांधी ने ये नैरेटिव शुरू किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया घन बड़ा वाला हथौड़ा और सीधे उस पर इस तरीके का प्रहार कर दिया। अब वो सीधे लेके आ गए मुसलमान, और मुसलमान बनाम भारतीय जनता पार्टी या मुसलमान और मोदी, जो सूट करता ये है। सियासत ऐसी है कि निश्चित तौर पर ये सबको सूट करती है। लोगों को सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन आप क्या हो रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि वो खंड कर रहे हैं, तो आप भी खंड खंड कर रहे हैं। वही वही बात है। तो ज्यादा कौन खंड कर रहा है और कौन कम खंड कर रहा है, इसको जनता को देखने की बात है। इस समय तो राजनीति ऐसी हो गई है। बिल्कुल सत्ता सत्ता के लिए अब ये है कि अब कौन कितना कहाँ जा सकता है। और संयोग से देखिए, मैं ये देख रहा था कि राहुल गांधी जब से वायनाड गए हैं, संयोग से ये है कि कम्युनिस्ट पार्टियां वहीं जिंदा हैं। तो ये भी एक संयोगी है कि जब से वो वायनाड केरल गए हैं अमेठी से हारने के बाद, उनका पूरा, जैसे कहते हैं ना कि पूरा परिवर्तन हो गया। वो एकदम बिल्कुल कांग्रेस विचारधारा को उन्होंने बिल्कुल पीछे कर दिया और अब वही सिद्धांतों को अपना रहे हैं जो कभी कम्युनिस्ट पार्टियों की विचारधारा होती थी। दरअसल अभय जी, बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे तो राहुल गांधी के बारे में मुझे एक चीज समझ में आती है। हम लोग से कहा जाता था, मतलब हम लोग हंसी में कहते थे कि बोले आप पूरा काम करके क्यों नहीं लाए? तो हम लोग जवाब देते थे, कम काम कम गलती, ज्यादा काम ज्यादा गलती। राहुल गांधी के साथ दरअसल यही हो गया। राहुल गांधी पहले कम बोलते थे जी, इंट्रोवर्ट थे, हाँ। 2-4 लाइनें बोल दी, काम चल गया। अब लगातार उनको पूरी पार्टी ढोनी पड़ रही है। उनको ये भी बताना है कि प्रियंका से मैं बेहतर हूँ,
हाँ, उनको ये भी ये है। बताना है बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल। ज्योतिरादित्य, जो जितिन प्रसाद या जो सचिन पायलट अभी उनके पास जो बचे हुए हैं, जो चले गए, उन सब में मैं बेहतर हूँ, पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं। हुँ। वो सत्ता का संघर्ष है, उसको नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ साबित करना पड़ा, वो अपने यहाँ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब चीजें ठीक है, तो उनको ज्यादा बोलना पड़ रहा है। अब ज्यादा बोलने में क्या हो रहा है कि वो ज्यादा अनाप शनाप बोल रहे हैं, जी। वो कभी खून की दलाली बोलेंगे, हुँ। कभी जो है वर्ग संघर्ष के एक मरे हुए सिद्धांत को, जो कभी भी भारत में प्रतिपादित हो नहीं सकता, क्योंकि भारत को जो लोग नहीं समझते वही लोग इस तरीके की बचकानी बातें कर सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर ये नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दा जो न पकड़ा है, तो वो कहीं न कहीं फिर से वही राहुल गांधी का जो वेल्थ सर्वे वाली जिस वेल्थ सर्वे सिर्फ एक वेल्थ सर्वे था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया, हाँ, वो उन्होंने उसी को उठाया है और उसको पूर्व प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा मनमोहन सिंह के उस बयान से जोड़ा है। तो ये आपको लगता है ना कि उनको एक मुद्दा दिया गया कुल मिलाकर? नहीं, मुद्दा दिया क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे नहीं कहा। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी क्या? पैरेलल सत्ता थी, बिल्कुल। पैरेलल सत्ता थी, और ये पूरा जो वामपंथियों का पूरा गिरोह ही हाँ, तो था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें वही बुद्धिजीवी थे। वही जिसको कहा जाए धीरे धीरे, और अरविंद केजरीवाल को जगह नहीं मिली एनएससी में, तो उसने पूरी पार्टी बना कांग्रेस को खत्म करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए ना, हाँ, उस समय यही तो तो यही था। पूरी ये सियासत थी। हम यही लोग तो पूरा पास में अरुणा राय और ये सब जो बिल्कुल, पूरा था, बिल्कुल, उनको सारा। जगह मिल गई, और अरविंद केजरीवाल को सुहासिनी लगता था बहुत सारे, हाँ, ये बॉस लोग थे। किसका नाम ले वहां पर, मतलब तमाम लोग थे, जयद्राम होते थे, और हाँ, पूरी वो एक चेन थी, सारे वही लोग थे। जो सामाजिक कल्याण की बातें लोग सामाजिक करते थे। कल्याण की जो बातें करते थे, और बाद में कैसे वो एनएससी को उनको रेट्रोस्पेक्टिव से करके वो करना पड़ा पूरा, आपको मालूम है, जी, जी। इस्तीफा भी देना पड़ा था, बिल्कुल, सब बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल। तो कुल मिला के अभय जी, मुझे लगता है कि बस अब इस चर्चा को ये कह के अब मैं यहाँ पर विराम देना चाहूंगा, जी। क्योंकि लंबी चर्चा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, उसकी व्याख्या, उसकी मीमांसा, उस पर प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी ने जिस तरीके की राजनीति करना शुरू किया, और जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को यहाँ पर जमीन पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि उसका यहाँ पर अस्तित्व नहीं, क्योंकि विदेश में जहां पर वो विचारधारा पनपी थी, उस समय की तत्काल देशकाल परिस्थितियां रही होंगी, पर यहाँ पर ये समाज बिल्कुल अलग किस्म से चलता है, और मुझे लगता है कि अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने फिर सीधे यहाँ पर समझ दिया। वो कह रहे हैं कि जातियों में विभाजित करके, फिर जो है पूंजीवाद और बनाम साम्यवाद, इस तरीके से विभाजित करके, और उस पर भी फिर अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार देने की जो बात कर रहे हैं। दरअसल आप 60 साल राज करने के बाद, आपकी पार्टी अगर इस तरीके की आप बचकाना बयानबाजी करते हैं, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी एक एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम, कदम उठाया। जबकि ये आप पहले करना चाहिए था आपको, जब बिल्कुल उस जमाने में जब जरूरत थी इसकी। जरूरत थी तब करते हैं, तो अब अचानक आपने इसको किया, फिर उन्होंने भी वही एनएससी के उसमें जो कहा, तो उससे की सोच तो वहीं से आई हुई है जी, ना, बिल्कुल। कि खास तौर से मुसलमानों को डालने की क्या जरूरत थी भाई, जब आपने स्त्री, दलित, एससी एसटी सब कुछ डाल दिया था उसमें, तो खास तौर से उसमें तमाम जो बुद्धिजीवी ये भी कहते हुए आ गए कि नहीं, मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं कहा था। अरे वो एक आपको याद दिला दूं मैं, एक शब्द था वहाँ जिसको हक की बात कही जाती है, वहाँ बाकायदा उस पर स्पष्टीकरण आता है कि वो हक नहीं, वो क्लेम है। तो अरे क्लेम का दावा का मतलब क्या होता है? दावा का अगर अर्थ देखें तो वो तो एक तरह का हक का ही दावा तो, और वैधानिक बिल्कुल वैधानिक आपने कहा, दावा होना चाहिए। तो दावा उसको, ये जो बातें कही जा रही, तो तमाम जो बुद्धिजीवी सो कॉल्ड हैं, वो जो को बचाने आ गए थे, तो जो कहा गया था क्या ना, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो ये राजनीति, आपका जो प्रश्न है, आखिर में कहकर मैं खत्म करूंगा अभय जी, कि ये जो प्रश्न उनका है, जो उन्होंने डाला है, और जो उसका उत्तर उसी में है, अब इसी के इर्द गिर्द राजनीति चलेगी। अब राहुल गांधी उसको जितना आगे करेंगे, उतना ही समाज में ये होगा कि अच्छा, बहुसंख्यक समाज को लगेगा कि उनका हिस्सा मारा जा रहा है। उसके बाद कांग्रेस को पीछे आना पड़ेगा। कुल मिला के मोदी पर उन्होंने हमला बोल दिया, और उनका मुद्दा पीछे जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की सफलता है। बाकी जो तमाम नैतिकतावादी जो अभी पैदा हो जाएंगे, जिन्हें राहुल गांधी का अनैतिक काम नहीं दिखाई पड़ रहा था, उस पर बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग भी ऐसे लोग हैं जिनको यूट्यूब पे और अपने ट्विटर पे कुछ हिट्स लाइक चाहिए, और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना काम करेगी। लेकिन हम उससे अलग बढ़कर हम इस पे बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी का बयान मुझे एक नागरिक के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे बड़ा अजीब लगा था, अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जब पूरी क्रोनोलॉजी देखी गई, जब पूरी सारी चीजें समझी गई, तो ये भाई राजनीति का खेल है, और मुझे लगता है कि राजनीति के खेल में यहाँ कोई हारने की नहीं, क्योंकि एक बार अगर सत्ता गई तो सारी चीजें पलट देंगे, राहुल गांधी आके विपक्ष पलट देंगे, और जो देश का जो मोमेंटम उनके हिसाब से बना है,
वो फिर नहीं रहेगा। तो वो उस उद्देश्य के तहत चल रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पूरे उन्होंने संगठन को भी, संघ को भी, सबको एकजुट कर दिया। तो अभय जी, मुझे लगता है कि अपने बुलंद भारत टीवी के दर्शकों से जी जी बिल्कुल इजाजत ली जाए जी और हम और अभय जी इसी तरीके से आपके सामने चर्चा उन्हीं मुद्दों पर करेंगे और एक अलग परिप्रेक्ष्य में करने की कोशिश करेंगे जिस पर किसी की नजर नहीं जाती है, जिसको कहते हैं बटन होलिंग, छिद्रान्वेषण, वो करने की हमने कोशिश की। तो आपको कैसी लगी हमारी और अभय जी की चर्चा, आप कृपया कमेंट बॉक्स पे आकर बताएं, क्योंकि हम है बुलंद भारत, ताकत आप।